Hello everyone, welcome to your history class. We are doing 6th chapter of 12th history. The name of the chapter is Bhakti Sufi Traditions. ये इस चैप्टर का 5th पार्ट है. पहले के 4 पार्ट्स को आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं. आज हम डिस्कस करने वाले हैं द चिश्तीज इन द सब कॉन्टिनेंट. सब कॉन्टिनेंट में चिश्तीज का आना. अब ये चिश्तीज कौन थे? अपने प्रीवियस पार्ट में हमने सिलसिला के बारे में डिस्कस किया था. सिलसिला इन द सेंस कि एक चेन यानी कि एक शेख होता था. शेख अपने जो है स्टूडेंट्स बनाता था और वो सभी मिलकर जो है एक चेन बनाते थे जिसको सिलसिला कहा जाता था. अब किसी भी सिलसिला का नाम जो है या तो वो शेख के नेम पर रखा जाता था या फिर उस प्लेस के नेम पर रखा जाता था जहाँ से वो इमरजेंस होता था. आज हम डिस्कस करने वाले हैं चिश्ती सिलसिला के बारे में. अब चिश्ती सिलसिला का इमरजेंस जो है अफ़गानिस्तान के एक चिश्ती सिटी में हुआ था और उसी सिटी के नेम पर इसका नेम रखा गया था. अब किस तरह से ये हमारे कॉन्टिनेंट में हमारी कंट्री में फैला वही सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारी कंट्री में 12th सेंचुरी में बहुत सारे सूफीज़ के ग्रुप माइग्रेट हुए थे और उन्हीं ग्रुप्स में से चिश्ती ग्रुप बहुत मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप था क्योंकि उसने यहाँ की लोकल एनवायरनमेंट के साथ साथ यहाँ पर जो लोकल डिवोशनल ट्रेडिशंस थे उनको भी अडॉप्ट किया था और उनको अडॉप्ट करने के बाद बहुत सारे लोग उनके फॉलोअर्स बन गए थे और फॉलोअर्स बनने की वजह से ये जो है हमारी कंट्री के हर एक पार्ट में स्प्रेड होना शुरू हो गया था और इसीलिए ये जो ग्रुप था, ये जो सिलसिला था, ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिलसिला हमारी कंट्री में बन गया था. ओके, आर फर्स्ट पॉइंट इज लाइफ इन द चिश्ती खानका. अब चिश्ती खानका, खानका यानी कि इन धर्मशाला, चिश्ती खानका में लाइफ कैसी होती थी? खानका जो है सोशल लाइफ का एक सेंटर होता था. हम शेख निज़ामुद्दीन हॉस्पिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. उनकी शेख निज़ामुद्दीन खानका के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. वो जो है 14th सेंचुरी में उन्होंने अपने खानका को सेटअप किया था यमुना नदी के किनारे पर ग्यासुपुर नामक एक प्लेस पर. ग्यासुपुर जो है दिल्ली की आउटसाइड बाउंड्रीज पर सिचुएटेड है. ठीक है, इस खानका में बहुत छोटे छोटे रूम्स होते थे. एक बड़ा हॉल होता था जिसको जो है जमात खाना कहा जाता था. जमात खाना में सभी इनमेट्स और विजिटर्स मिलकर रहते थे और प्रेयर करते थे. इनमेट्स का मतलब क्या होता है? जैसे आपके क्लासमेट्स हैं तो आप उनको इनमेट्स भी कह सकते हैं, यानी कि एक साथ रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हें इनमेट्स कहा जाता है. सो इस जमात खाना में इनमेट्स और विजिटर्स सभी मिलकर रहते थे और प्रेयर करते थे. अब इनमेट्स में कौन लोग इंक्लूड होते थे? इनमेट्स में शेख की फैमिली, उसके अटेंडेंट्स यानी कि जो लोग उसको अटेंड करते थे, विजिटर्स जो होते थे और उसके जो डिसिपल्स होते थे, ये सभी जो है इनमेट्स ही होते थे. शेख जो है एक छोटे से कमरे में रहता था जो कि एक बड़े हॉल की रूफ के, इस बड़े हॉल यानी कि जमात खाना की रूफ के ऊपर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था. शेख वहीं पर रहता था और सुबह शाम वहीं पर अपने विजिटर्स से मिलता था. यहाँ पर एक वरांदा हुआ करता था और ये वरांदा जो है चारों तरफ कोर्टयार्ड से घिरा हुआ था. ये जो खानका था इसकी बहुत बड़ी बड़ी बाउंड्रीज बनाई जाती थी. इसकी जो बाउंड्री की वॉल होती थी ना, ये बहुत बड़ी और बहुत स्ट्रॉन्ग बनाई जाती थी. इवन कई बार तो ऐसा होता था कि कई लोग यहाँ पर अपने एनिमीज से बचने के लिए यहाँ पर आकर छिप जाते थे क्योंकि खानका में किसी टाइप का कोई अटैक नहीं किया जाता था. एक एग्जाम्पल यहाँ पर मंगोल इन्वेजन का है. मंगोल इन्वेजन में जहाँ पर हमारे नेबरिंग एरियाज़ के लोग जो है इस खानका में आकर छिप गए थे, एज ए रिफ्यूजी की तरह यहाँ पर रहे थे वो काफ़ी लंबे टाइम तक. अब जो चिश्ती सिलसिला था उसके जो मेजर टीचर्स थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सबसे मेन उनके जो टीचर थे वो थे शेख मयानुद्दीन चिश्ती. शेख मयानुद्दीन चिश्ती की डेथ जो है वो 1235 में हुई थी. उनकी दरगाह अजमेर में बनी हुई है. उसके बाद है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी. उनकी डेथ भी 1235 में हुई थी और उनकी दरगाह दिल्ली में बनी हुई है. उसके बाद है शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर. उनकी डेथ 1265 में हुई थी और उनकी दरगाह जो है अजोधन पाकिस्तान में बनी हुई है. अजोधन जो है पाकिस्तान में एक प्लेस का नेम है. ओके, नेक्स्ट है शेख निज़ामुद्दीन औलिया. इनकी डेथ 1325 में हुई और इनकी दरगाह दिल्ली में बनी हुई है. नेक्स्ट है शेख नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली और इनकी डेथ 1356 में हुई और इनकी दरगाह भी कहाँ पर? दिल्ली में बनी हुई है. ये जो है 5 मेन टीचर्स थे चिश्ती सिलसिला के. हालांकि चिश्ती सिलसिला के और भी टीचर्स थे लेकिन 5 ये मेन टीचर्स थे. ठीक है, और इन सब में से भी शेख मयानुद्दीन चिश्ती सबसे मेन थे क्योंकि इन्होंने ही बहुत ज़्यादा चिश्ती सिलसिला को स्प्रेड कर दिया था. ओके, अब और डिस्कस करते हैं हम चिश्ती सिलसिला के बारे में. चिश्ती में यहाँ पर जो खानका होती थी, चिश्ती खानका, एक बहुत बड़ी किचन यहाँ पर होती थी. इस किचन में सुबह से लेकर शाम तक जो है लोग यहाँ पर फ्री खाना खाते थे. सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी मतलब हर एक सोशल स्टेटस से लोग, जैसे कि सोल्जर्स, स्लेव, सिंगर, मर्चेंट्स, पोइट्स, ट्रैवलर्स, रिच,
पुअर, हिंदू जोगी और कलंदर सभी लोग यहाँ पर आते थे, यहाँ पर शेख से मिलते थे और अलग अलग वेरियस मैटर्स में शेख की सलाह को वो लोग जानते थे। ठीक है, शेख की सलाह मानते थे। दूसरे विजिटर्स जैसे कि कुछ पॉइट्स यहाँ पर आए, जैसे कि अमीर हसन सिजी और अमीर खुसरो जैसे पॉइट यहाँ पर आए। कुछ हिस्टोरियन ज़ियाउद्दीन बर्नी जैसे लोग भी यहाँ पर आए। इन सब लोगों ने शेख के बारे में लिखा। उन्होंने बताया कि शेख के बारे में जब ये लोग खानका में जाते थे तो किस तरह के रूल्स को उन्हें फॉलो करना पड़ता था। सबसे पहले जाते ही जो भी विजिटर्स होते थे उन्हें शेख के सामने बॉइंग यानी कि सिर झुकाना पड़ता था। शेख के जो भी डिसिपल्स होते थे वो डिसिपल्स जो है विजिटर्स को वाटर ऑफर करते थे। उसके बाद जो है जो भी इनिशिएट यानी कि इनिशियल पीरियड में जो डिसिपल्स उसके बनते थे उनको जो है शेविंग करनी पड़ती थी, यानी कि जो उनका हेड होता था वो पूरी तरह बेल्ड कर दिया जाता था, उन्हें गंजा बना दिया जाता था और योगिक एक्सरसाइज ये लोग करते थे और बहुत सारे लोकल ट्रेडिशंस को इन्होंने एसिमिलेट कर लिया था, धारण कर लिया था। ठीक है, शेख निज़ामुद्दीन ने बहुत सारे अपने स्पिरिचुअल सक्सेसर्स बनाए। इन स्पिरिचुअल सक्सेसर्स को बनाने के बाद उन्होंने अलग अलग हॉस्पिक्स यानी कि अलग अलग खानका में इनको डिपोटेड कर दिया, सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में फैला दिया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि शेख निज़ामुद्दीन की जो टीचिंग्स थी, प्रैक्टिसेस थी और ऑर्गेनाइजेशन जो चिश्ती की थी वो धीरे धीरे जो है पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गई थी। ओके, और इसके बाद जब शेख निज़ामुद्दीन की डेथ हुई थी 1235 में, उनकी जो श्राइन बनी, उनकी श्राइन जो है एज अ पिलग्रिमेज बन गई थी। लोग यहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए आते थे। उनकी ही श्राइन नहीं बल्कि उनके जो स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स थे उनकी श्राइन भी एज अ पिलग्रिमेज लोगों के लिए बन गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है चिश्ती डिवोशनलिज्म, ज़ियारत एंड क्वाली। अब चिश्ती लोग पूजा किस तरह से करते थे, किस तरह से वो ज़ियारत करते थे। ज़ियारत इन द सेंस कि जैसे हिंदू टेम्पल्स में पूजा करते हैं ना, सेम उसी तरह के मुस्लिम्स, उसी तरह से इस्लामिक वर्ल्ड में जो लोग पूजा करते हैं वो ज़ियारत कहा जाता है। अब ये जो पिलग्रीज में ज़ियारत करना पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में ये फेमस थी। इस प्रैक्टिस में क्या होता था, लोग जो है यहाँ पर पूजा करने के लिए आते थे और सूफीज़ की जो स्पिरिचुअल ग्रेस होती थी उसको लेते थे, यानी कि आध्यात्मिक जो आशीर्वाद होता था उसको लेते थे। ये जो प्रैक्टिस थी ये लास्ट 7 सेंचुरीज से यहाँ पर फैली हुई थी। अलग अलग वेरियस क्रेड्स, क्लासेस और सोशल बैकग्राउंड्स के लोग यहाँ पर आते थे और अपने डिवोशन को जो है एक्सप्रेस करते थे शेख के प्रति। ठीक है, अब दरगाह में जो 5 मेन सेंट्स थे ना, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीदुद्दीन गंजेशकर, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली, इन सबको तो मेन माना जाता था। ठीक है, इनकी तो मेन पूजा की ही जाती थी, इनकी तो मेन ज़ियारत की ही जाती थी। इनमें से सबसे पॉपुलर थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनको कि गरीब नवाज के नाम से जाना जाता था। गरीब नवाज इन द सेंस की कंफर्टर ऑफ द पुअर, जो पुअर लोगों को कंफर्ट देते थे, उनकी हेल्प करते थे। ठीक है, ओके, जो अर्लीस्ट टेक्स्ट हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के जो अर्लीस्ट टेक्स्ट हमें मिले हैं वो 14th सेंचुरी के मिले हैं। 14th सेंचुरी के जो टेक्स्ट मिले हैं इनमें लिखा हुआ है कि किस तरह से शेख जो है ऑस्टेरिटी क्या होता है, सदाचार, यानी कि कितने सिंपल ये लोग रहते थे और किस तरह से लोगों के प्रति पिटी रखते थे, दया रखते थे। वो लोग जो हैं अपने स्पिरिचुअल जो उनके स्पिरिचुअल सक्सेसर्स थे उनकी ग्रेटनेस के लिए भी उन्हें जाना जाता है, क्योंकि जितने ग्रेट वो थे उन्होंने उतने ही ग्रेट अपने सक्सेसर्स को भी चुना था। और यहाँ पर रॉयल विजिटर्स भी आते थे, यानी कि किंग जो होते थे वो भी यहाँ पर आते थे। मोहम्मद बिन तुगलक पहले ऐसे रूलर थे जो यहाँ पर आए थे, लेकिन उन्होंने जो है यहाँ पर किसी टाइप की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करवाई थी, बल्कि जो सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ऑफ मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी थे, उन्होंने पहली बार इस टॉम्ब के ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाई थी। इस टॉम्ब को जो है एक बहुत बड़ी दरगाह में चेंज कर दिया था। ठीक है, अब ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह थी ये दिल्ली और गुजरात के ट्रेडिंग रूट जो था उसको लिंक करती थी। अजमेर में सिचुएटेड थी ना ये, सो अजमेर जो है दिल्ली और गुजरात दोनों का ट्रेडिंग रूट था, लिंकिंग रूट था जो इसको लिंक करता था दिल्ली और गुजरात को। इसलिए बहुत सारे ट्रैवलर्स जो दिल्ली या गुजरात में ट्रेडिंग करने के लिए जाते थे यहाँ पर जरूर आते थे। सो धीरे धीरे जो है 16th सेंचुरी तक ये जो श्राइन था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जो श्राइन था बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था। लोगों ने यहाँ पर स्पिरिचुअल सिंगिंग करना शुरू कर दिया था।
स्पिरिचुअल सिंगिंग में ये लोग कवाली गाते थे, ठीक है, कवाली को गाया जाता था। और ये कवाली में जो है ये अल्लाह के बारे में भी गाते थे और इन शेखों के बारे में भी गाते थे, ठीक है। अब अकबर यहाँ पर अपनी लाइफ में 14 टाइम्स आया था, इवन कई बार तो वो 1 ईयर में 2 और 3 टाइम्स यहाँ पर आता था अपनी नई कॉन्क्वेस्ट यानी कि नई जीत की ब्लेसिंग्स लेने के लिए यहाँ आता था, अपनी ऑफ्स को फुलफिलमेंट करने के लिए, अपने बच्चों के बर्थ पर यानी कि जब भी उसके कोई सन का बर्थ होता था उस टाइम पर वो आता था। उसने इस ट्रेडिशन को 1580 तक मेंटेन रखा था, यानी कि 1580 तक वो यहाँ पर कंटिन्यू आता रहा था। और यहाँ पर जब भी वो आता था बहुत सारे गिफ्ट देता था, और ये जो गिफ्ट हैं उसके इंपीरियल डॉक्यूमेंट्स में आज भी रिकॉर्डेड है कि किस तरह से उसने गिफ्ट दिए। इवन एक एग्जाम्पल है, जैसे कि 1568 का एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर 1568 में अकबर ने यहाँ पर बहुत बड़ी देग दी थी। देग इन द सेंस, देग क्या होता है, जो किचन में खाना खिलाया जाता था ना, जो ओपन किचन होती थी खानका में सबके लिए, जो खाना जो खिलाया जाता था उस खाने के लिए जो भी लोग डोनेशन करते थे उस डोनेशन को देग कहा जाता था। तो 1568 में अकबर ने यहाँ पर बहुत बड़ी देग की थी और इस दरगाह के कंपाउंड में एक मॉस्क को भी कंस्ट्रक्ट उसने यहाँ पर करवाया था। ये जो एम्परर जहांगीर है ना, जहांगीर यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ शेख जो है उनका वेलकम कर रहे हैं, ये पिक्चर बनाई हुई है। नेक्स्ट है पिलग्रिमेज ऑफ द मुगल प्रिंसेस जहांरा। जहांरा भी यहाँ पर 1643 में गई थी। यहाँ पर जाने के बाद उसने क्या लिखा वो सारी चीज़ें, मतलब उसने किस तरह से, मतलब दरगाह पे आने के बाद उसने क्या क्या चीज़ें की थी उन सब के बारे में उसने लिखा हुआ है। ये उसकी बायोग्राफी से ही एक्सपेक्ट लिखा हुआ है, लिया हुआ है। उसने बताया हुआ है यहाँ पर कि वो गॉड की एक ही भगवान की पूजा करती है। अब उसको जो है उसको फ़कीरा जहांरा कहा जाता है। फ़कीरा इन द सेंस कि हम्बल सॉइल, जो बहुत ही हम्बल है उसको फ़कीरा जहांरा कहा जाता है। उसने कहा कि मैं जो है अपनी जो सिटी थी वो आगरा, वहाँ से अपने फादर के साथ आई, फिर हम लोग जो है अजमेर आए, अजमेर में हमने दरगाह में पनाह ली। मैंने अपना एक आइडिया कमिटेड किया था, मतलब मैंने खुद से कमिट किया था कि मैं दिन में 2 बार प्रेयर करूँगी, ठीक है। और उसी तरह से या भी वो लोग यहाँ पर कई दिनों तक रुके। जब भी वो लोग यहाँ पर रुके तो वो किसी लेपर्ड स्किन यानी कि किसी बेड पर वो रात को नहीं सोई थी। इवन वो जो एक पेड़ के नीचे सोती थी और उसी के नीचे जो है सारा दिन बिताती थी, अपने मास्टर की सेवा करती थी, भगवान की पूजा करती थी। उसने आगे बताया है कि जो रमज़ान के महीने का चौथा दिन था यानी कि थर्सडे जो था, उस दिन वो जो है टॉम पर गई, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की टॉम पर गई। टॉम पर का जो दरवाज़ा था यानी कि अंदर जाने का जो दरवाज़ा था उसके ऊपर जो धूल लगी हुई थी उस डस्ट को उसने जो है अपने फेस पर लगाया और फेस पर लगाकर जो है उसने यहाँ पर कुछ जो है परफ्यूम भी लगाया। ये परफ्यूम उसने कहा कि इस परफ्यूम से मैं पूरी तरह से महक रही थी और मुझको बहुत अच्छा लग रहा था। हमने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम यहाँ पर बिताया है और मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये सारी बातें जो है उसने लिखी हुई हैं जहांरा ने कि वो उसने जो है किस तरह से यहाँ पर टाइम स्पेंड किया था। Also part of ziyarat the use of the music and the dance, including mystical chants performed by specially trained musicians or qawwalis to evoke divine ecstasy। और यहाँ पर जो ज़ियारत की जाती थी उसमें म्यूज़िक और डांस भी किए जाते थे, स्पेशली जो है ख़ास तौर पर कव्वालों के द्वारा यहाँ पर जो मिस्टीरियस जो गुणगान होते हैं, परफॉर्मेंस होती हैं वो की जाती थी जिसमें भगवान का नाम लेते थे। और इसको सारे को क्या कहा जाता था, समा कहा जाता था कि समा बांधा है। जब भी ज़ियारत करते थे ना, ज़ियारत में जब भी म्यूज़िक और डांस होता था तो इसको समा कहा जाता था। समा का मतलब क्या होता है, ऑडिशन, जहाँ पर म्यूज़िक की परफॉर्मेंस होती है। तो यहाँ पर सभी चिश्तीज़ के बारे में गाया जाता था, उनके द्वारा लिखी हुई जो डिवोशनल हाइम्स हैं उन सब के बारे में उन सबको गाया जाता था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं द लैंग्वेज एंड द कम्युनिकेशन। किस तरह की लैंग्वेज का वो लोग जो है कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता था समा के अंदर, या फिर ये जो चिश्तीज़ होते थे वो भी किस तरह की लैंग्वेज का यूज़ करते थे। इट वॉज नॉट जस्ट इन समा दैट चिश्ती अडॉप्टेड लोकल लैंग्वेज। केवल समा में ही नहीं, चिश्तियों ने जो है लोकल लैंग्वेज यानी कि हिंदवी को उन्होंने अडॉप्ट कर दिया था। जो चिश्ती सिलसिले के लोग होते थे ना वो सारे आपस में हिंदवी में बात करते थे। हिंदवी जो है यहाँ की लोकल लैंग्वेज थी और उन्होंने उनकी जो पोएम्स को लिखा था, कुछ पोएम्स को उन्होंने हिंदवी में भी लिखा और कुछ ये जो हिंदवी में उन्होंने पोएम लिखी ना वो गुरु ग्रंथ साहिब में आज भी इंक्लूड है। सूफीज़ ने मसनवी लिखी। मसनवी क्या होती है, एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है
जिसमें जो है किसी के बारे में नरेट किया जाता है। यानी कि मसनवी में क्या होता है कि किस तरह से एक ह्यूमन बीइंग अपने गॉड से लव करता है, डिवोशन करता है और उसके लव में पूरी तरह से खो जाता है और पूरे दूसरे वर्ल्ड को भूल जाता है, उसको मसनवी कहा जाता है। लॉन्ग नरेटिव पोएम होती हैं। और ऐसे ही एक एग्जाम्पल हमें जो है मोहम्मद जैसी का देखने को मिलता है। मोहम्मद जैसी और पद्मनी जो चित्तौड़ के राजा थे उसके बारे में देखने को मिलता है। ये उनकी प्रेम जो है लव स्टोरी बताई हुई है। लेकिन इस लव स्टोरी के थ्रू वो लोग क्या बताना चाहते हैं कि जिस तरह से एक बिलव्ड और लवर एक दूसरे से लव करते हैं, सेम उसी तरह से एक सोल जो है अपने गॉड से लव करती है। और इसी तरह की मसनवीज जो है यहाँ पर ज़ियारत के टाइम पर गाई जाती थी। एक और डिफरेंट जेनर ऑफ सूफी पोइट्री वॉज कंपोज्ड इन एंड अराउंड द टाइम ऑफ बीजापुर। जो एक और सूफी कविता का एक और जेनर था वो था बीजापुर, कर्नाटक के आसपास जो हुआ। यानी कि बीजापुर में जिस तरह की लैंग्वेजेस लिखी जाती थी, दक्खनी लैंग्वेज, दक्खनी वेरिएंट ऑफ उर्दू, जो कि उर्दू का ही एक रूप है, दक्खनी में लिखती थी। दक्खनी में छोटी छोटी पोएम्स ये लिखते थे। 17-18 सेंचुरी में इस प्लेस पर रहने वाले जो लोग थे, चिश्तीस जो थे, उनके द्वारा ये कंपोज की गई थी। इवन ये जो छोटी छोटी पोएम्स थी ये जो है लेडीज़ के द्वारा, वीमेन के द्वारा, जो अपने डोमेस्टिक चोर्स वो करती थी, डेली घर के जो काम करती थी, उस टाइम पर गाया जाता थी। जैसे कि चरखा काटते टाइम, स्पिनिंग करते टाइम, या फिर ग्राइंडिंग द ग्रेन्स को साफ करते टाइम, इस टाइम पर ये लोग गाती थी। और ऐसे ही शादी नामा के रूप में भी लिखी गई थी और बहुत सारी पोएम्स ऐसे ही लिखी गई थी। और ये सारी की सारी पोएम्स जो हैं मोस्टली लोकल लैंग्वेज में ही लिखी गई थी। लोकल लैंग्वेज में लिखने के पीछे रीज़न यही था कि यहाँ पर रहने वाले जो लोकल लोग हैं, जो लोकल पॉपुलेशन है, वो इनको अच्छी तरह से समझ सके और हमारे जो है फॉलोवर्स बन सकें। ठीक है, चरखा नामा ये एक पोएम ही लिखी हुई है, इतना कोई ख़ास वो नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे आप रुई लेते हैं, आप जिक्र जाली करते हैं, जैसे आप रुई धुनते हैं, जिक्र कल्बी करते हैं, मतलब ऐसा कुछ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। मतलब ये पोएम वो है जब लोग जब वीमेन जो है स्पिनिंग करते टाइम किया करती थी, गाया करती थी। ओके, नेक्स्ट है सूफी एंड द स्टेट। अब हमने जब हिंदूज़ के डिवोशनल ट्रेडिशंस के बारे में हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि स्टेट के साथ उनका कैसा रिलेशन था, राज्य के साथ उनका कैसा रिलेशन था। उनका रिलेशन बहुत अच्छा था। इवन जो किंग होते थे बहुत अच्छे से उनको पार्टनाइज करते थे ताकि अपनी फेम को वो बढ़ सके। सेम ऐसा ही यहाँ पर भी होता था। जो चिश्ती ट्रेडिशंस का एक और मेजर फीचर था वो थी यहाँ की ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी मतलब सादगी, कितने सिंपल ये लोग रहा करते थे। ठीक है, इंक्लूडिंग मेंटेनिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्डली पावर। और ये जो है वर्ल्डली पावर से दूर रहा करते थे, मतलब वर्ल्ड के अंदर जो सारी चीज़ें हैं, जो भी भोग विलास हैं, इन सब से दूर रहा करते थे। हाउएवर दिस वॉज बाय नो मीन्स अ सिचुएशन ऑफ द एब्सोल्यूट आइसोलेशन फ्रॉम द पॉलिटिकल पावर। हालांकि ये लोग वर्ल्डली लोगों से, वर्ल्डली चीज़ों से दूर रहते थे, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं था कि ये जो है पॉलिटिकल पावर से पूरी तरह से आइसोलेटेड थे, पूरी तरह से उनसे कटे हुए थे। जब भी ये किंग्स, पॉलिटिकल एलिट्स जो हैं किसी भी टाइप का ग्रांट्स या डोनेशन देते थे तो सूफी जो है उनको लेते थे, मतलब अनसोलेक्टेड लेते थे, बिना मांगे लेते थे। मांग कर वो कभी कुछ नहीं लेते थे, लेकिन अगर कोई उन्हें दान देना चाहता था तो वो कभी भी मना नहीं करते थे। द सुल्तान इन टर्म्स ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, सुल्तान ने भी क्या किया था, उनकी जो खानका की जो लैंड थी उसको टैक्स फ्री कर दिया था, जिसको इनाम कहा जाता था। और यहाँ पर बहुत सारा जो है डोनेशन दिया जाता था। चिश्ती जो भी ये डोनेशन दी जाती थी कैश और काइंड के रूप में इनको अडॉप्ट करते थे। रादर वो लोग इसको एक्यूमुलेट नहीं करते थे, यानी को जमा नहीं करके रखते थे। वो क्या करते थे, जो भी उनकी नेसेसिटीज होती थी, इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स होती थी, जैसे कि फूड, क्लॉथ, लिविंग क्वार्टर और रिचुअल नेसेसिटीज, इन सब में इस पैसे को जो है स्पेंड कर दिया करते थे। और इसकी वजह से क्या होता था, जो शेख की अथॉरिटी होती थी ना वो इन्हेंस होती थी, यानी कि लोगों को पता चलता था कि शेख कितने जेन्युइन है, वो किसी टाइप का कोई भी पैसा अपने पास नहीं रखते हैं। और इसीलिए लोग जो है उनके फॉलोवर्स बनते चले गए थे। ठीक है, और इसी से जो है फर्दर शेख की जो पियटी और स्कॉलरशिप थी वो लोगों के बीच में फेम बन गई। अब लोगों को जो है उनके मिरेकलस पावर्स के बारे में पता चलने लगा और धीरे धीरे जो है सूफी जो है सभी मासेस यानी कि सभी लोगों के बीच में पॉपुलर होना शुरू कर दिया था। ओके, किंग्स डिड नॉट सिंपली नीड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर एसोसिएशन विद सूफीज।
किंग जो है सूफीज के साथ सिर्फ अपने एसोसिएशन, सिर्फ संपर्क ही नहीं रखना चाहते थे, उसके अलावा वो जो है उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड भी थे, यानी कि चाहे कोई भी ओकेजन होता वो शेख के पास आते ही थे। जैसे अभी हमने अकबर के बारे में पढ़ा ना कि कोई भी ओकेजन था, चाहे उसका सन का बर्थ हुआ है, चाहे उसने कोई नए प्लेस को कॉन्कर किया है या फिर नए प्लेस को जीतने के लिए जा रहा है, हर टाइम पर वो लोग जो है शेख के पास आते थे और अपने स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स लेते थे। व्हेन द तुर्क सेटअप टू द दिल्ली सल्तनत, जब तुर्क्स ने दिल्ली सल्तनत को सेटअप किया था तो उन्होंने उल्मा को मानने से बिल्कुल मना कर दिया था। उल्मा के लोग को मानने से बिल्कुल मना क्यों कर दिया था? क्योंकि उल्मा में सारी बातें मुस्लिम वर्ल्ड के बारे में लिखी हुई हैं कि मुस्लिम लोगों को किन किन चीज़ों का पालन करना चाहिए, लेकिन दिल्ली में नॉन मुस्लिम जो पॉपुलेशन थी वही मेजॉरिटी में थी। सो उन्होंने उल्मा को मानने से मना कर दिया था। तो सुल्तान ने क्या किया, सूफीज़ की हेल्प ली थी, क्योंकि सूफीज़ जो है लोगों के बीच में फेमस थे, उन्हें पता था कि लोग इनके फॉलोवर्स बन रहे हैं, तो उन्होंने उनकी हेल्प ली कि लोगों को बताए कि किस तरह से उन्हें उल्मा और शरिया को फॉलो करना है। डायरेक्टली लोगों के ऊपर इम्पोज नहीं किया था जब दिल्ली सल्तनत को एस्टेब्लिश किया गया था। उन्होंने शेख की हेल्प ली और इन्हीं शेख्स ने क्या किया था, लोगों को बताया कि किस तरह से हमें शरिया का पालन करना चाहिए। ठीक है, ओके। बिसाइड इट वॉज बिलीव दैट द औलिया मीन्स जो ये शेख होते हैं वो, और इसके अलावा ये समझा जाता था कि औलिया जो है गॉड और लोगों के बीच में जो मटेरियल और स्पिरिचुअल कंडीशंस होती हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए एज अ मीडिएटर की तरह काम करते हैं। यानी कि जब ह्यूमन बीइंग उनके पास, कोई भी ऑर्डिनरी लोग उनके पास जाते थे, वो उन्हें अपनी दुख तकलीफ सुनाते थे, तो शेख क्या करते थे, गॉड के साथ बातें करते थे और वो जो है दुख तकलीफ उनकी दूर हो जाती थी। ऐसा माना जाता था कि भाई गॉड के बीच में और ह्यूमन बीइंग के बीच में जो भी उनकी मटेरियल और स्पिरिचुअल कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए या उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए औलिया यानी कि शेख जो एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं। दिस एक्सप्लेन्स वाई किंग्स, और ये एक्सप्लेन करता है कि किस लिए किंग जो है अपनी टॉम को शेख की टॉम के साथ ही हमेशा बनाना चाहते थे। मतलब मोस्टली जो किंग्स की जो टॉम बनी हुई है वो शेख्स की टॉम के साथ उनकी हॉस्पिक्स में ही बनी हुई है, ताकि जिस तरह से शेख फेमस है ना उसी तरह से ये किंग भी फेमस हो जाए। वो ऐसा इसलिए भी करते थे। However, there were instances of conflicts between the sultans and the सूफीज। सुल्तान और सूफीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। कई बार क्या होता था, ये जो सूफीज और किंग होते थे अपनी अपनी अथॉरिटी को ऊपर रखना चाहते थे, यानी कि जब भी कोई किंग जाता था किसी शेख के पास, उसको उसके सामने झुकना पड़ता था, उसके पैरों को किस करना पड़ता था। लेकिन कई बार जो किंग होते थे वो ऐसा नहीं करते थे, और जब वो ऐसा नहीं करते थे तो क्या होता था, उनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। कभी कभी ये जो शेख हैं, ओकेजनली ये जो शेख हैं वो हाई साउंडेड टाइटल्स को भी एड्रेस करते थे। जिस तरह कि निज़ामुद्दीन औलिया के जो भी फॉलोवर्स थे उनको क्या कहा करते थे, सुल्तान उल मशेख कहा करते थे, जिसका मीनिंग होता है सुल्तान अमंगस्ट द शेख, सभी शेखों के सुल्तान। यानी कि किंग और शेख के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता था, और ये कॉन्फ्लिक्ट किस लिए होता था, अपनी अथॉरिटी को हाई करने के लिए ही दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता था। क्योंकि कई बार कई किंग्स को लगता था कि भाई हाँ वो हाई हैं, शेखों को लगता था कि भाई वो हाई हैं, तो अपनी अथॉरिटी को हाई करने के लिए इनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। और कॉन्फ्लिक्ट के चलते कई लोग जो हैं जो रॉयल गिफ्ट यानी कि जो डोनेशन इनको दी जाती थी उसको भी डिक्लाइन कर देते थे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल जो है एक सूफी टेक्स्ट से लिया गया है। ठीक है, ये जो इंसिडेंट है वो यहाँ पर 1313 में हुआ था। द ऑथर अमीर हसन चिश्ती, अमीर हसन सिजी, यहाँ पर जो ऑथर है वो कौन है, अमीर हसन सिजी है। वो क्या कहते हैं, वो गए और उन्होंने शेख निज़ामुद्दीन औलिया के पैरों को किस किया, और वो कहते हैं कि भाई मेरी बहुत अच्छी किस्मत है, मैं गुड फॉर्चून हूँ कि मुझे जो है शेख के पैरों को टच करने का मौका मिला। मैंने उसी टाइम पर देखा था कि एक लोकल रूलर ने शेख के लिए बहुत सारे गार्डन और बहुत सारी लैंड को जो है डोनेट कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि आपको जो है इस लैंड को मेंटेन करने के लिए जो है टूल्स भी दिए जा रहे हैं। लेकिन
रूलर ने साथ साथ ये भी क्लियर कर दिया था कि हालांकि मैं आपको ये सारी चीज़ें डोनेट कर रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर हक मेरा ही रहेगा। ये जो लैंड मैं आपको डोनेट कर रहा हूँ ना, इसके ऊपर हक मेरा ही रहेगा, ये गार्डन्स और लैंड के ऊपर। इसके रिट्रीव में मास्टर ने यानी कि शेख ने क्या आंसर दिया था, उसने कहा कि मुझे क्या करना है इस गार्डन और फील्ड का, मुझे कुछ नहीं करना गार्डन, फील्ड और लैंड का। हमारे किसी भी स्पिरिचुअल गुरु ने, मास्टर ने ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं की, यानी कि किसी ने भी इस तरह से लैंड को जो है डोनेशन में नहीं लिया था। सो मतलब जो लोग, अगर कोई भी रूलर बिना शेख के पास आए, उन्हें कोई डोनेशन देना चाहता था, मीन्स रूलर अपने आप को ऊपर करना चाहता था बट फिर भी डोनेशन देना चाहता था, तो शेख जो है उसकी डोनेशन को नहीं लेते थे। फिर उन्होंने एक अप्रोप्रिएट स्टोरी भी सुनाई, किसके बारे में, सुल्तान गियासुद्दीन के बारे में। उन्होंने कहा कि सुल्तान गियासुद्दीन जो उस टाइम पर उलुग खान के नाम से जाने जाते थे, वो एक बार जो है शेख फरीदुद्दीन से मिलने के लिए आए थे। उन्होंने उन्हें कुछ पैसे दिए, 4 विलेजेस की लैंड उनके हाथों में दे दी थी, और उन्होंने कहा कि ये 4 विलेजेस की लैंड जो है आप अपने यूज़ के लिए रख लीजिए, और ये जो पैसे हैं आप जो है यहाँ पर जो भी आपकी खानका में लोग रहते हैं इनकी रिक्वायरमेंट के लिए दे दीजिए। तो इसके रिट्रीव में, इसके आंसर में शेख फरीदुद्दीन ने क्या कहा कि मैं क्या करूँगा इन पैसों की, मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे ज़मीन की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि आप ज़मीन जो है, ये जो लैंड है, उन लोगों को दे दी जो इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। गिव दैम अवे टू सच पर्सन्स, उन पर्सन्स को दे जिनको इनकी ज़रूरत है, मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इनको नहीं लेने वाला हूँ। सो इस तरह से जो शेख होते थे वो कई बार रूलर्स के दिए हुए दान को डिक्लाइन भी कर देते थे, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते थे।